ओम शांति। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 201 से नवचरण माझी। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। स्पीकर सर, दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड प्रक्रिया को मजबूत करने तथा देश में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और फर्जी यूडीआईडी कार्ड जारी करने क्या कदम उठाया जा रहा है ताकि पात्र व्यक्तियों को उनका अधिकार मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सरकार दिव्यांगजनों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने और प्रत्येक दिव्यांगजन को विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से यूडीआईडी कार्ड योजना लागू की गई है। वर्ष 2017 में इसकी स्थापना के बाद से अभी तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 783 जिलों में 1,12,22,237, जिसमें 74,24,110 पुरुष और 37,98,125 दिव्यांगजनों के यूडीआईडी के कार्ड बनाने का नया संस्करण 6 मई ये बनाए गए और 6 मई को नया संस्करण शुरू किया गया। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से दिव्यांगजनों के प्रति सरकार पिछले 10 वर्षों में जिस संवेदनशीलता के साथ में काम करने के लिए कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उसमें यूडीआईडी कार्ड योजना आने वाले समय में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। ओडिशा राज्य के दिव्यांगजनों के पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभाग द्वारा क्या पहल की गई है तथा दिव्यांगजनों के लिए ओडिशा में कोई कौशल विकास केंद्र काम कर रहा है। ओडिशा में पिछले 24 वर्षों के अंतराल में कितने दिव्यांगजनों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी मिली है और बहुत से दिव्यांग खिलाड़ी हैं जो भारत का नाम बहुत से खेल में गौरवान्वित किए हैं। उनके भविष्य के लिए पिछले ओडिशा सरकार ने क्या क्या सहायता और आर्थिक मदद किया है और लास्ट पिछली ओडिशा सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए क्या कोई सरकारी भत्ते को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है? मंत्री इसका उत्तर जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी के द्वारा बहुत सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके जानकारी मांगी गई है। जहां तक उनके द्वारा उड़ीसा राज्य में दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए बात की गई है, केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पूरे देश में, देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सभी में उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिन योजनाओं में जहां पर उनके लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, राष्ट्रीय फेलोशिप, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वहीं इसके साथ ही साथ उनको स्किल ट्रेनिंग के साथ में जोड़े जाने के भी उपाय किए जा रहे हैं। और उन्होंने खेलों के संबंध में बात की, तो खेलों के संबंध में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ और उस प्रश्न के माध्यम से सदन का जो ध्यान आकर्षित कराया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए गए हैं, उसमें 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए। जो दिव्यांगता की श्रेणी 7 श्रेणियां थीं, उनको बढ़ाकर 21 किया गया। जो सरकारी स्कूल हैं, उच्च शैक्षणिक स्कूल हैं, स्कूल कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन को भी आगे 3% से बढ़ाकर 5% किया गया। बेंचमार्क नौकरियों में भी सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण बढ़ा करके 4% किया गया। उन्होंने उड़ी और खेलों का जो उन्होंने उल्लेख किया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। ग्वालियर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक दिव्यांग खेल केंद्र ग्वालियर में प्रारंभ किया गया, लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें दिव्यांगजनों की उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए
तरह तरह के खेल के कोर्ट का वहां पर निर्माण कार्य कराया गया, जिसमें दौड़ने से लेकर स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, हॉकी और सब वॉलीबॉल, सब तरह के खेलों के लिए अलग अलग कोर्टों का निर्माण कराया गया। और यह देश का दिव्यांगजनों के लिए समर्पित पहला खेल केंद्र है, जो सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से प्रारंभ किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से खेलकूद की गतिविधियों में दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों का परिणाम यह है कि हमारा जो पिछला ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। उस पैरा ओलंपिक खेलों में हमारे देश से 54 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे, जिसमें 19 मेडल जीत करके हमारे दिव्यांग खिलाड़ी जीत करके आए थे। इसी तरह से उसके पहले ब्राजील में रियो में हमारे दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे, जिसमें हमारे 19 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे और 4 मेडल जीत करके आए थे। ये 16 में हुआ था और 16 के बाद में फिर जो टोक्यो ओलंपिक का 4 साल के बाद जो दूसरा खेल हुआ, जिसमें हमारे देश के 54 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए, 19 मेडल जीत के आए। ये इस बात को बताता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित भावना के साथ में काम कर रही है। उन्होंने जहां तक दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति का पेंशन का उन्होंने प्रश्न उठाया, पेंशन के संबंध में सभी राज्य सरकारों की अलग अलग उनकी राशियां होती हैं, कहीं कम दी जाती है, कहीं ज्यादा दी जाती है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि उड़ीसा के संबंध में उन्होंने ये कुछ बातें जानकारी चाही थी। उड़ीसा राज्य के कटक में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसमें रोगी उपचार के लिए 200 बिस्तर के अस्पताल की सुविधा है। और यह जो अस्पताल है, ये सर्जिकल सुधार की पेशकश करने वाला दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा अस्पताल है। और नैदानिक उपचार, चिकित्सीय सेवाओं, सहायक उपकरण समर्थन, वहां पर चिकित्सीय सेवाओं के साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण का काम भी किया जाता है। और साथ ही साथ आजीविका के सृजन के लिए कौशल विकास के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को भी वहां पर आगे बढ़ाने का काम उस केंद्र के माध्यम से किया जाता है। इस केंद्र में जहां पर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इसके साथ ही साथ भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास से संबंधित विभाग है, जो विकृति सुधार जैसी महत्वपूर्ण सर्जरी को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। प्रोस्थेटिक्स, आर्थोटिक्स विभाग कृत्रिम अंग जो निर्माण दिव्यांगजनों के लिए बनाए जाते हैं, वो बनाने का काम भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रवि किशन जी, लंदन। श्रीमती प्रतिमा मंडल। Thank you, sir, for giving me an opportunity to ask one supplementary question to the Minister of Social Justice and Empowerment. Sir, despite conducting identification camp for the physically challenged person with the help of Ministry of Social Justice and Empowerment and the local administration, receiving artificial limbs and other rehabilitation aids is a challenge for us. Sometimes we are unable to distribute the materials to the identified person. Sir, and the person who come with huge expectation to receive these materials in the camps. Sir, I personally met our Honorable Minister a couple of times and shared my problems. And other honorable members of Government of West Bengal also face this problem. So I would like to know from the Honorable Minister, sir, whether the government has formulated any plan how to solve this problem, and whether the ministry has conducted any meeting with the Alimco Kanpur, who actually provides these artificial limbs and other rehabilitation aids to resolve this. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण करने के लिए माननीय सदस्य के द्वारा जो एलिम्को कानपुर का उल्लेख किया गया, 60 वर्ष पुराना जो संस्थान था, उसकी निर्माण क्षमता जो है वह काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच रही थी। और एक समय स्थिति यह आ गई थी कि एलिम्को का प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर आ गया था। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा 200 रुपया और 138 करोड़ रुपया एलिम्को के द्वारा उसमें लगाए जाकर एलिम्को का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे वहां पर उत्पादन क्षमता लगभग 2.5 गुना उत्पादन क्षमता एलिम्को की बढ़ने वाली है। और वहां पहले जो जिस तरह के सहायक उपकरणों का निर्माण कार्य किया जाता था,
पहले के उपकरण और आज के उपकरणों में काफी बहुत बड़ा एक मूलभूत अंतर आया है। पहले ब्लैक कलर की ट्राईसाइकिल, ब्लैक कलर की बैसाखी, ब्राउन कलर की दी जाती थी। आज वहां पर ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर, सिल्वर ग्रे कलर, तरह तरह के कलरों का उपयोग करके जहां सहायक उपकरणों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहीं देश भर में हम इस एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण करने के लिए जहां पर माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा या राज्यों से अनुरोध आता है, प्रस्ताव आते हैं, वहां पर पहले दिव्यांगजनों का डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा परीक्षण कराया जाता है। जिन दिव्यांगजनों के दिव्यांगता के प्रमाण पत्र होते हैं उनका डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण किया जाता है। किस दिव्यांगजन को किस तरह के उपकरण की आवश्यकता है, किसी को कान की मशीन की आवश्यकता है, किसी को बैसाखी की आवश्यकता है, किसी को ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, किसी को मोटराइज साइकिल की आवश्यकता है और किसी को कम्बोर्ड वाली चेयर की आवश्यकता है, किसी को 32 ऐसे अलग अलग जिस तरह की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैंप के बाद फिर सहायक उपकरणों को वितरण करने का काम किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि एडिप योजना के अंतर्गत देश भर में 16,571 वितरण शिविरों के माध्यम से 2,079.52 करोड़ रुपए की लागत से 28.97 लाख दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों प्रदान किए गए हैं और एलिम्को का आधुनिकीकरण किया गया है। समय समय पर एलिम्को के साथ में हमारी बैठकें भी होती रहती हैं। हम भी और हमारे साथी राज्य मंत्री भी वहां पर दौरा करके इसकी उत्पादन क्षमता को आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि बढ़ी हुई मांग के अनुरूप पूर्ति को करने के लिए सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये दिव्यांग बच्चों को और खास करके दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने के लिए, उनकी सुविधा के लिए जो इनकी लिपि होती है उसको ट्रांसलेट करके ऑडियो के फॉर्म में करने का काम भुज की एक संस्था कर रही है, कच्छ भुज की। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जैसे दिव्यांग जनों की सेवा के लिए हमारे गुजरात की एक बहन मुक्ता बहन को पद्मश्री का अवार्ड देकर संवेदनशीलता का परिचय इस सरकार ने बताया है, इसके लिए इसको धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि इस ऑडियो लाइब्रेरी को बढ़ावा देने की कोई योजना सरकार के इस विभाग के पास हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा देश भर के हमारे इस तरह के जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगता अलग अलग तरह की दिव्यांगता होती है। कोई बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, कुछ फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। उनके अलग अलग तरह की आवश्यकताओं को और दृष्टिबाधित दिव्यांगता का भी उन्होंने उल्लेख किया। ऑडियो विजुअल माध्यम से उनको गुजरात का उदाहरण भी उनके द्वारा दिया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, हमारे 9 संस्थान पूरे देश में काम कर रहे हैं। उसमें जो हमारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन दृष्टिबाधित राष्ट्रीय संस्थान है देहरादून में, यह संस्थान इस दिशा में विशेष रूप से काम भी कर रहा है, अनुसंधान भी कर रहा है और बेल प्रेस की स्थापना भी देश भर में की गई है। 25 बेल प्रेस देश में काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी दिव्यांगजनों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए जाने का काम भी किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि देहरादून का जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है, इस नेशनल इंस्टीट्यूट में पहली बार वहां पर साइंस की और मैथ्स की क्लास 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों से वहां पर प्रारंभ की जा रही है, जिसमें कि ब्रेल लिपि के माध्यम से जार में और परखनैली में उभरे हुए अक्षरों को वहां पर लगाया गया है। आज हमारे दृष्टिबाधित हमारे छात्र और छात्राएं वहां पर 11वीं की जो बैच शुरू है, अगले वर्ष वो 12वीं में किया जाएगा और हम अपने सीआरसी के माध्यम से भी और विद्यार्थियों को इस तरह की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हम निरंतरता के साथ में प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दृष्टिबाधित हमारे जो छात्र हैं, दृष्टिबाधित जो बंधु हैं, उनके लिए तरह तरह के कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उनको आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उनके लिए ITI और गैर क्षेत्र में हमारे जो निजी क्षेत्र के जो ITI हैं, उनके माध्यम से COPA, कटिंग और सिलाई, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बाल एवं त्वचा की देखभाल, मेटल कटिंग अटेंडेंट
इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से भी दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। दादा, काम किया जा रहा है इसलिए बताया जा रहा है, काम नहीं किया होता तो कैसे बताते? श्री अरविंद सावंत जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सप्लीमेंट्री सवाल पूछने के लिए अनुमति दे दी। वैसे तो मेरे मन में जो सवाल था उन्होंने उसके जवाब दे दिए, लेकिन एक सवाल रह गया जो अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर ग्वालियर में है। आपने उनको जो पैरा ओलंपिक में बख्शिश मिला उसके बारे में बात किया, लेकिन एक बात और है, नौकरी, उनकी नौकरियों के बारे में जो बात हो रही है वो अभी भी पूरी नहीं हो रही है। और ये सेंटर जैसे ग्वालियर में, क्या देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह का सेंटर आप खुलेंगे और कब खुलेंगे? खास करके महाराष्ट्र में हमारे बालेवाड़ी करके स्पोर्ट्स है पुणे में, वहाँ अगर ये सुविधा मिली तो और अच्छा होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर क्या अन्य राज्यों में भी खुलेंगे, महाराष्ट्र में कब खुलेगा? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग खेल केंद्र ग्वालियर में प्रारंभ किया गया है, उसके संबंध में उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी, पैरालंपिक खिलाड़ियों का भी उल्लेख किया। मैं माननीय सांसद जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, खेलकूद की गतिविधियों में दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट तो काम कर ही रहा है। इस नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ ही साथ हमारे जो देश भर में 9 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ ही साथ हमारे 25 CRC हैं, उनके माध्यम से भी हम यहाँ विभिन्न तरह की नैदानिक सुविधाएं और सहायक उपकरणों का वितरण का काम करते हैं। वहीं उनके खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ाने के क्षेत्र में भी हम वहाँ के राज्य सरकार के साथ में, स्थानीय प्रशासन के साथ में भी सहयोग लेते हुए समय समय पर खेलकूद गतिविधियों को भी बढ़ाने का काम किया जाता है। श्री नामदेव किरसन। Sir, उत्तर सर। regarding these persons with disabilities, especially blinds, whether the government is going to include them into the skill development and that internship program, and what arrangements have been made to provide them the employment and jobs in future. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए और नौकरी के संबंध में बात कही गई, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा, जैसा कि मैंने अपने पूर्व के उत्तर में बताया था, कि कौशल विकास का कार्यक्रम MSME के साथ में मिलकर के देश भर में इस तरह की कौशल विकास के गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उसमें प्रशिक्षित होने के लिए आगे आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो आंकड़े आए थे, लगभग निजी कंपनियों के साथ में उन्होंने दिव्यांगता रखने वाले योग्य व्यक्तियों की लगभग 10,000 की संख्या में मांग की थी, और उसमें से आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो इसके तरह में कौशल विकास और रोजगार सेतु का निर्माण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया गया है, जो नियोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच में सेतु करने का काम करता है। लगभग 10,000 नौकरियों में से 827 रिक्तियां मात्र शेष रह गई हैं। ये दिशा में मतलब हम इसके प्रति भी पूरी सजगता के साथ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। माननीय सदस्यगण, बहुत लंबी लिस्ट है सप्लीमेंट्री की और विषय भी बहुत गंभीर है। मैं अगले सत्र में प्रयास करूँगा कि इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा हो जाए। श्रीमती सुप्रिया सुले। सर, मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल था कि मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी स्कीम्स लाई और जो UDID का भी कार्ड, सारा स्कीम का लाभ आप अकेले ले गई। सर, हमारे यहाँ पुणे जिला में वी आर द टॉपर्स इन द कंट्री फॉर दिस स्कीम। मेरी सिर्फ सर से विनती रहेगी कि सब सामान अब तक नहीं आया क्योंकि बजट नहीं रहा, ऐसे उनके यहाँ से तो सब लोग जिनको मेरिट पे वहाँ मिला है, तो स्कीम इम्प्लीमेंट महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में कंसिडरिंग वी आर द टॉपर्स इन द कंट्री नहीं मिल रही, इसके बारे में इस बजट में सोचा जाए, इतनी मेरी रिक्वेस्ट। थैंक यू सर। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य के द्वारा सुझाव दिया गया है और इस संबंध में
जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो इन सारी चीज़ों को वित्त मंत्रालय के समक्ष सभी विभागों के द्वारा रखा जाता है और हम इस बात के लिए लगातार प्रयासरत हैं कि देश भर में जहाँ जहाँ से दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों की ज़रूरतों के लिए प्रस्ताव आते हैं उनको सब बजटीय उपलब्धता के आधार पर उसको पूरा करने की हमारे द्वारा नहीं, कोई कमी नहीं आई। 202 सतीश कुमार गौतम। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, गृह मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु किए जा रहे प्रयासों का क्या प्रभाव हुआ है? प्रयासों का अच्छा प्रभाव पड़ा है। वामपंथी उग्रवाद इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है, खतरा है। महोदय, वामपंथी उग्रवादियों का न तो भारत के संविधान में विश्वास है, न भारत के लोकतंत्र में विश्वास है। भारत राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों में इनको कोई भरोसा भी नहीं है। वे हिंसा के माध्यम से सत्ता हथियाना चाहते हैं। इन्हें न लोकतंत्र में विश्वास है और इस विचारधारा वाली सारे संगठन भारत की मूल भावनाओं पर हमेशा प्रहार करते रहते हैं। इन वामपंथी उग्रवादियों ने हजारों हजार निर्दोष लोगों की हत्या की है। आप तो ये बताओ 2010 से लेके अभी तक कितनी कमी आ गई? इसमें महिलाएं और बच्चे हैं। महोदय, जो प्रभाव पड़ा है उसको मैं एक तुलनात्मक आंकड़ों के माध्यम से मैं इस देश को और इस सदन को मैं बताना चाहता हूं। महोदय, LWE हिंसा की घटनाएं मई 2004 से अप्रैल 2014 तक जो हुई वह 16,274 हुई थी। जो मई 2014 से अप्रैल 2024 तक की जो घटनाएं हुई है वह 7,696 है, जिसमें 53% की कमी आई है। महोदय, सही सुरक्षा बलों के जवान जिन्होंने अपना जीवन खोया है वह उनके यानी कि सामने वाले की जब सरकार थी 2004 से 14 की तक की, उसमें 1824 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी और इन 10 वर्षों में मोदी के एनडीए सरकार के इस 10 वर्षों में 509 अपने जवानों ने भी जान गंवाई है। और इस प्रकार से जब देखेंगे तो 72% की कमी हुई है। नागरिक जिन्होंने अपना जीवन खोया है उनके 10 वर्षों में यानी 4 से 14 के बीच 4,744 नागरिकों ने अपना जीवन खोया है और मई 2014 से 24 के बीच 1481। यह भी ठीक नहीं है, लेकिन नागरिकों की जान गंवाने में कमी आई है। जो वामपंथी उग्रवादियों द्वारा उनकी हत्या की जाती है 69% की इसमें कमी आई। LWE हिंसा में जान गंवाने वाले नागरिकों और सुरक्षा बलों के शहीद जवानों को अगर देखें, एक साथ तो 6568 जवानों और नागरिकों की हत्या हुई थी, जो घटकर 2014 से 24 के बीच 1990 हो गई। इसमें 70% की कमी आई। महोदय, इस प्रकार से एक आंकड़े जो जान गंवाने वाले नागरिकों तथा शहीद सुरक्षा कर्मियों की संख्या जो पहले थी 2010 की, उस हिसाब से 86% की कमी आई है। 86% की कमी आई है और हिंसा की घटनाओं में 73% की कमी आई। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो पहले 126 यानी 2013 तक 126
यानी 126 2013 में था, जो अब घटकर 2024 में 38 जिले रह गए हैं। 2010 में 96 जिले थे, जो कम होकर 2023 में 42 जिले हो गए हैं। 2010 में 465 थानों में LWE का प्रभाव था, जो 2023 में घटकर 100 थानों में रह गया है। और महोदय, मैं 2024 की बात करूं तो 2024 के मात्र 6 महीनों में 166 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया गया है, जो एक रिकॉर्ड है। इन 6 महीनों में 600 से ज्यादा वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। महोदय, आत्मसमर्पण किया है। यह दर्शाता है कि 10 वर्षों के इस एनडीए नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, उनके संकल्प और उनके प्रेरणा में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो प्रयास किए गए हैं, उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और आगे आने वाले दिनों में भारत से वामपंथी उग्रवादियों को समाप्त कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण विकास योजना चलाई जा रही है? कृपया मंत्री जी बताएं। महोदय, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना बनाई गई। जो विकास के विषय में पूछे हैं, उसका ही एक शीर्षक है, जिसमें सुरक्षा के उपाय और विकास के उपाय, नागरिकों के अधिकार तथा हकदारियां सुनिश्चित करने सहित कई उपाय शामिल हैं। राज्यों के क्षमता निर्माण, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, फ्लैगशिप योजनाओं के अतिरिक्त कई विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन किए जा रहे हैं, और जो विकास को सुनिश्चित करने में बड़े सहायक हुए हैं। महोदय, भारत सरकार गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता के लिए सहायता प्रदान की जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट स्कीम चलाया जाता है। इस स्कीम में प्रभावित जिलों, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में सार्वजनिक संरचना तथा सेवाओं में मौजूद कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत 3450 करोड़ रुपए जारी किए गए। महोदय, सड़क के 2 प्रकार की योजनाएं चलती हैं सड़क के क्षेत्र में। एक सड़क आवश्यकता योजना है और एक वामपंथी उग्र प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना है। दोनों के माध्यम से काफ़ी काम होते हैं। महोदय, 12,230 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 12,228 किलोमीटर सड़क यानी कि 1347 सड़क और 700 पुल के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 9,237 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है और 420 पुल बनाए गए हैं और 898 सड़क पूर्ण रूपेण से निर्मित कर दिए गए हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी भी वहाँ अच्छी तरह से स्थापित किए जा रहे हैं और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 10,449 मोबाइल टावर प्लान किए गए हैं। इनमें से 5,139 टावर चालू कर दिए गए हैं। उग्रवाद प्रभावित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास की योजनाएं भी चल रही है। ITI एवं 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI एवं 61 कौशल विकास केंद्र SDC की स्थापना के लिए क्रियान्वयन जारी है। अब तक 46 ITI और 49 ADC क्रियाशील हो चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की भी स्थापना की गई है। KBC और नवोदय विद्यालय सुनिश्चित करने हेतु 11 केंद्रीय विद्यालय और 6 नवोदय विद्यालय खोल दिए गए हैं।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अच्छी तरह से वहाँ कार्यरत है और वामपंथी उग्रवाद के प्रभावित जिलों में 254 EMRS स्वीकृत किए गए हैं, उनमें से 130 क्रियान्वित हैं। वहाँ वित्तीय समावेशन की भी योजनाएं चल रही है। अब तक 5371 डाकघर खोले गए हैं, 1007 बैंक की शाखाएं खोली गई है और 937 ATM भी चालू किए गए। श्री प्रद्युत बरोदोलोई। I would like to ask a question related to this particular topic. The House is aware that India's northeast is surrounded by several, at least 4 sovereign foreign countries. And we have seen, sir, in the last 50 years, whenever or wherever there is not so friendly government is installed or takes root in any of these countries, there seem to be an umbilical cord or connection with the insurgency in the northeast. Sir, considering this, what would be the prospective plan of the government to contain the insurgency in the northeast? महोदय, ऐसे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ यह प्रश्न नहीं है, वामपंथी उग्रवाद पे है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जितना काम किया गया है। गृह मंत्री जी। सूचना दे तो मैं डिटेल बताऊंगा। वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों के अनुसार ही नॉर्थ ईस्ट में भी हिंसा के सारे हेड के अंदर लगभग 60% से ज्यादा हिंसा की कमी पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुई है, परंतु आज के प्रश्न में से उपस्थित नहीं होता है। माननीय सदस्य को रिक्वेस्ट है कि अलग नोटिस दिया जाए। जी लक्ष्मी नारायण। Thank you, Speaker, sir, for giving me this opportunity to ask supplementary question. Left-wing extremism is a problem which has plagued Andhra Pradesh, escalating to even an attempt of the life of our leader and Honorable CM Sri Nara Chandrababu Naidu. In response, an elite unit of police officers called the Greyhounds Commandos, they recently won top honors at the 14th All India Police Commando competition. Could the Honorable Minister clarify as to the current status of the training ground of Greyhound Commands and steps undertaken, timeline for additional training infrastructure, if any? Thank you, sir. महोदय, प्रशिक्षण के लिए ग्रेहाउंड्स को चुना गया है और राज्यों की पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों की ग्रेहाउंड्स में हम राज्यों के साथ मिलकर वहाँ हम ट्रेनिंग देते हैं और भारी मात्रा में ट्रेनिंग दी गई है और वहाँ आंध्र प्रदेश की पुलिस को भी उस संस्था से ट्रेनिंग दी जाती है और आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी वामपंथी उग्रवाद में कमी आई है, जिसका मैं आंकड़ा अभी राष्ट्रीय स्तर पर दिया हूँ। उस प्रकार से आंध्र प्रदेश में भी अब वह सिमट कर रह गया है और आंध्र प्रदेश के लिए माननीय सदस्य जब चिंतित है, चिंता सबकी है, लेकिन चिंता बहुत हद तक दूर कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के विषय में जो प्रशिक्षण की बात है, हम अच्छी तरह से ग्रेहाउंड में प्रशिक्षण देते हैं। श्री शोकत राय जी। या नहीं और दादा देखो, आज क्वेश्चन का बैठे बैठे नहीं पूछे, खड़ा होकर कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर, ये वामपंथी उग्रवादी का समस्या 10-15 साल में 3-4 प्रांतों में हो रहा है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, उसके बाद उड़ीसा के कोरापुट और उसके बाद आंध्रा के कोई अंश में। अभी भी हर हफ्ता मैं देखता हूं कि एनकाउंटर हुआ सिक्योरिटी फोर्स के साथ माओवादियों को, बंद नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके संज्ञान के लिए
बताने चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में भी वामपंथी उग्रवाद हुआ, लेकिन वहाँ पर ममता बनर्जी के सरकार वहाँ पर डेवलपमेंट का जो काम किया और ट्राइबल लड़कों को नौकरी दिया। सुनिए ना, उसके बाद सवाल क्या आपका? सर सवाल यही है कि वहाँ केवल एक किशन जी को मानने पड़ा और अभी पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद बंद हो गया। मैं माननीय स्वराष्ट्र मंत्री को, गृह मंत्री को पूछने चाहता हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल वो स्टडी करेंगे और वही मॉडल सारा छत्तीसगढ़ दूसरे जगह में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, कोई भी राज्य अच्छा करे उसके उदाहरण को पूरे देश में लागू करने में नरेंद्र मोदी सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु मैं मानता हूं कि देश का कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल वहां अपनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 203, श्री वीरेंद्र सिंह। मंत्री जवाब पटल पर रख दिया गया है। माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्य। सर, मेरा सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से था कि फसल बीमा का योजना किसानों को आसान तरीके से कैसे मिलेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो देश के किसानों को क्या समझ में आएगा। और लगता है कि प्रश्न में बोल रहा हूं सर, जो मेरी पीड़ा है मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरे संरक्षक है। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री से सब पूछना चाहता हूं कि फसल बीमा का लाभ जब खेतों में खड़ी फसल में आग लग जाती है तो उसे क्यों नहीं जो है कि कवर किया जाता है, उसका लाभ किसानों को क्यों नहीं मिलता। और उसी के साथ साथ जो किसान बटाई पर खेती करता है और वो बटाई पर खेती करने वाले किसान का भारी नुकसान होता है, सरकार उसे संज्ञान में नहीं लेती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या खड़ी फसल जो हमारे क्षेत्र चंदौली में करीब हजारों एकड़ फसल जो है जल गई, तो उसका लाभ मिलेगा और बटाईदार जो हमारे कृषक हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उत्तर सीधा सीधा चाहता हूं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मैं आदर करता हूं, लेकिन ऐसा उत्तर भी अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो मुझे आश्चर्य में कैसा उत्तर दूं। लेकिन किसान समझदार है और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष। उनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, लेकिन पूर्ववर्ती जो फसल बीमा योजनाएं थी उनमें कई तरह की कठिनाइयां थी। अनेकों फसल बीमा योजना उधर की सरकार भी लाई थी। आज बहुत सारे प्रश्न हैं इस पे, तो आप बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवल माननीय सदस्य नहीं, किसान भी जानना चाहते हैं। कई फसल बीमा योजनाएं थी, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसानों के लिए उच्च प्रीमियम थे जो दे नहीं पाता था, अपर्याप्त दावे थे, बीमित राशि कम मिलती थी, दावों के निपटान में विलंब होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को, किसान संगठनों को कई तरह की आपत्तियां थी। मुझे गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए। और केवल मैं इतना बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से ये फसल बीमा योजना आई, आप तुलना करके देख लीजिए। पहले आवेदन केवल आते थे 3,51,00,000, लेकिन अब आवेदन आए हैं 8,69,00,000, क्योंकि भरोसा है किसानों। नॉन लोनी गैर ऋणी
किसान पहले क्योंकि किसानों को समझ में आ रही है, केवल 20 लाख आवेदन आते थे जब इनकी सरकार थी, अब आए हैं 5 करोड़ 48 लाख कुल किसान आवेदन। जब उधर की सरकार थी 3 करोड़ 71 लाख, अब आए हैं 14 करोड़ 17 लाख और सकल बीमित राशि बढ़ के हो गई है 2 करोड़ 71,295 करोड़। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहानी नहीं है, सच्चाई है। 32,440 करोड़ रुपया प्रीमियम किसानों ने दिया है और 1,64,000 करोड़ रुपया उनको क्लेम दिया गया है इस फसल बीमा योजना के माध्यम से। जहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय, भाइयों का भी ख्याल है भाई, इसलिए तो मामा हूं। आपको जानकारी देना चाहता हूं माननीय सदस्य, अगर नेचुरल कारण से फसल खराब होती है तो वो पूरी की पूरी कवर्ड है और किसान को उसका लाभ मिलता है और बटाईदारों का भी कवरेज है राज्य सरकार के सर्टिफिकेट के आधार पर। इसलिए चिंता मत कीजिए, अगर राज्य सरकार सर्टिफाइड करती है तो हम बटाईदारों को भी कवर करते हैं और उनको भी इस योजना में सम्मिलित करते हैं। तो बता देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र चंदौली जो लोकसभा में हजारों एकड़ में आग लगी और वहां फसल बीमा का लाभ नहीं मिला और उनको बहकाने फुसलाने के लिए आप लोगों ने क्या ये मंडी समिति से थोड़े थोड़े पैसे दे करके उनको बहलाने का काम किया है, जो बड़ा ही दुखदाई है। बता दो, मैं केवल पूछना चाहता हूं सर, आग में आती नहीं फसल में, बताओ ना आप। मैंने आग्रह किया पहले ही कि तो सीधा सीधा कहिए कि आग नहीं आती, मैं नहीं सारे आती। प्राकृतिक कारण जिसमें प्राकृतिक कारण से जितने भी प्राकृतिक कारण सबके सब कवर्ड है। माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक कारणों से अगर लगेगी आग तो आग भी कवर्ड है, उसमें क्या दिक्कत है। जी के पड़वी जी के पड़वी नहीं है ना सर, माइक ऑन नहीं है सर। ओके सर। Sir, I want to ask the Honorable Minister that there are thousands of farmers in Nandurbar district which live in a forest area and mountain region. They have not been able to get the benefit of PM Fasal Bima Yojana because the photo has to be uploaded within 48 hours. And unfortunately, there are some network problems, there are internet problems. So therefore, the photo is not uploaded. Sir, how do you want to tackle this issue, sir? Because it's a very big issue, not just for this Yojana, for any other Yojana of your government, that they have to connect to the internet. So internet facilities are not there. So yes, the problem is always pending, sir. So how do you try to tackle this issue, sir? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि हमने डीजी क्लेम के नाम से एक पोर्टल बनाया हुआ है और किसान अगर किसी कारण उनको लाभ नहीं मिल रहा तो वो शिकायत करते हैं, तो शिकायत की प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। अगर नेट की कोई समस्या है तो उसका भी समाधान करने का हम प्रयत्न करेंगे। कुशावा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 2016 से अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और उसमें से ऋणी किसान कितने थे, बीमित किसान कितने थे और सकल बीमित राशि कितनी थी? नहीं, माननीय सदस्य, आजकल एक सदन को अवगत हो जाना चाहिए कि बीमा जो है वो कराना
स्वेच्छा से किसान के ऊपर निर्भर करता है। किसान चाहे तो बीमा कराए, चाहे तो नहीं कराए। ये जानकारी कई बार मैं जाता हूं तो लोगों को पता नहीं होता कि बीमा कराना कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। बता दें, आप एक डिटेल बता दें इसकी फसल बीमा की। जब पुरानी फसल बीमा योजना थी, उस समय जो बैंक का ऋणी रहता था उसका बीमा आवश्यक रूप से किया जाता था और बीमे की जो प्रीमियम की राशि थी बैंक अपने आप काट लेता था। सरकार ने इस विसंगति को दूर किया और इस योजना को स्वैच्छिक बना दिया कि अपनी मर्जी है तो बीमा कराएं और मर्जी नहीं है तो बीमा ना कराएं। जबरदस्ती इस योजना में बिल्कुल नहीं है। पहले अलोनी अऋणी किसान बीमा नहीं करवाता था, लेकिन अब वो भी चाहे तो बीमा करवा सकता है। और माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि आज तक कितना क्षेत्र कवर हुआ है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अब तक इसमें जो क्षेत्र कवर हुआ है वो 5,01,000 हेक्टेयर कवर हुआ है, बढ़ के 2023 में 5,98,000 हेक्टेयर हो गया और किसान 3,97,00,000 कवर हुए हैं। निरंतर ये फसल बीमा योजना किसान अपनाने का काम कर रहे हैं और योजनाओं को सरल बनाने के अनेकों उपाय सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किए हैं, जिसके कारण योजना का लाभ लेने में किसान को दिक्कत और परेशानी ना हो। श्री कौशलेंद्र कुमार। पूरक प्रश्न पूछने के लिए मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा देश में किसानों को लाभदायक योजना माना जाता है। आकस्मिक फसल नुकसान की भरपाई भी होती है, लेकिन हमारे राज्य बिहार में किसान फसल बीमा की प्रीमियम अन्य राज्यों से 3 गुना ज़्यादा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फसल बीमा बिहार में प्रीमियम जो है तर्कसंगत बनाया जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा के, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अलग अलग 3 मॉडल हैं और उस मॉडल में राज्य सरकार, केंद्र सरकार केवल पॉलिसी बनाती है। राज्य सरकार जिस मॉडल को चुनना चाहे उस मॉडल को चुनती है। और जैसा कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मॉडल चुनने के बाद बीमा कंपनियां प्रतिस्पर्धी दरों पर, क्योंकि कई बीमा कंपनियां निजी क्षेत्र के भी और सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना लागू करने का काम करती है। और ये फसल बीमा योजना हर राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। जो राज्य अपनाना चाहे अपनाए, जो राज्य नहीं अपनाना चाहे नहीं अपनाए। बिहार ने अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, जो योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है, उसको अपने यहाँ लागू नहीं किया है। बिहार की एक अपनी योजना है राज्य की, तो वो उस योजना के हिसाब से अपने किसान को लाभान्वित करते हैं। श्रीमती के कनिमोजी। Thank you, sir. Sir, the Standing Committee on Agriculture in its report on the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, an evaluation on 10th August 2021 has highlighted several key issues, and including it's one of the important things it's mentioned is delays in settlement of the insurance claims by the farmers. And it is a very complicated process also to get the claims. And for example, my constituency Thoothukudi, during last December 2023, we had unprecedented floods, and many of the farmers have insured their crops, but even after 7 months, they have not got the claim, the money they to get from the insurance, and they're still waiting. And in your reply, the minister has said that they do not plan
there's no proposal for constituting a committee of experts on simplification of the rules on crop insurance. Will the minister reconsider that, because it is quite complicated, because it has to be district-wise. Unless the crop failure is district-wise, sometimes they do not give insurance. It's very complicated. So to simplify it further, if will they consider constituting a committee? And also, I'd like the minister to reply about Thoothukudi farmers also. Thank you, sir. Very good, very good. Very good question. माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना पूरे देश के हर जिले के हर किसान के लिए है। योजना की इकाई भी पहले कभी विसंगतियां होती थी कि ब्लॉक को इकाई बना दिया जाता था। अब ग्राम पंचायत को इकाई बनाया गया है ताकि ग्राम पंचायत में अगर किसान का नुकसान हो तो उस किसान के नुकसान की भरपाई ढंग से की जा सके। जो पहले की योजनाओं में कमियां थी वो हमने दूर करने का काम किया, और इसके साथ हर ग्राम पंचायत में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कम से कम 4 किए जाएंगे, ये आवश्यक कर दिया है। फिर एक और हमने नवाचार किया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। अब नुकसान का आकलन नजरी नहीं, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से 30% कम से कम करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि अगर रेवेन्यू का अमला करता है तो कई बार गड़बड़ होने की संभावना रहती है। ये बात सही है कि कई बार क्लेम के भुगतान में देरी होती है, लेकिन उन देरियों में हमने सारे कारण देखे। अभी तक जो व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से उपज डेटा प्राप्त होने के 1 माह के भीतर दावे की गणना की जाती है। देखो, हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना राज्य सरकार का भी काम है, राज्य सरकार का काम। और उस दावे के भुगतान में अगर देर होती है तो अब एक प्रावधान में माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा, हमने कर दिया है कि बीमा कंपनी अगर देर करेगी तो उस पे 12% की पेनाल्टी लगेगी, जो सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। लेकिन देरी के कारण में अगर हम गए तो अधिकांश 90.98% कारण है राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से को देर से जारी करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा, तमिलनाडु की राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपनी तरफ से प्रीमियम की सब्सिडी में अपना हिस्सा जारी करने में देर ना करे। 90% से ज्यादा देरी इसलिए होती है, कई बार उपज के आंकड़े विलंब से प्राप्त होते हैं, कुछ मामलों में बीमा कंपनी और राज्य के बीच विवाद कुछ होता है, कई बार किसानों के कुछ नंबर गलत आ जाते हैं, उसके कारण थोड़ी देरी होती है। लेकिन पहले एक और व्यवस्था थी कि राज्य सरकार जब प्रीमियम की अपनी राशि देती थी तभी केंद्र सरकार अपना हिस्सा देता था। हमने एक प्रावधान और किया है कि हमने राज्य के शेयर से अपने आप को डीलिंक कर लिया है और केंद्र सरकार अपना शेयर तुरंत जारी करेगी ताकि किसान के भुगतान में देरी ना हो। केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो तो उसको मिल ही जाए। और फिर मैं माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करता हूं कि अगर क्लेम प्राप्त करने में देर होगी किसान को तो इसी खरीफ की फसल से ये 12% पेनाल्टी लगा के सीधे किसान के खाते में डलवाने का काम होगा। जहां तक योजना के बारे में कोई समिति बनाने का सवाल है, आज मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव देना चाहेंगी तो उनका स्वागत है। हरिंदर मलिक जी, आप एकदम क्यों उठ गए? मुझे बुला तो पहले उठ गए थे आप तो। मानवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी इस सम्मानित सदन में कहा कि ये बीमा योजना स्वैच्छिक है। मेरी निश्चित जानकारी है कि आज हर किसान कर्जबंद है, सबके पास केसीसी है और केसीसी जो बैंक करता है वो तुरंत फसल का बीमा करता है। नंबर 1। नंबर 2, जो आप क्लेम देते हैं, जो लागत मूल्य है किसान की फसल का, क्या उसके समकक्ष है या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना नुकसान होता है उतना क्लेम दिया जाता है, समकक्ष का सवाल इस पे क्या है?
नुकसान के आधार पर क्लेम का भुगतान होता है। केसीसी का काटना ये भी बता दे दूं। नहीं, ये इस योजना में पहले था, अब नहीं है। किसान की इच्छा के ऊपर है कि वो बीमा करवाए या ना करवाए, जबरदस्ती कोई क्लेम नहीं काट सकता। एक मिनट माननीय प्लीज, 1 मिनट डिबेट नहीं करते, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज डिबेट नहीं कर। ऐसे माननीय मंत्री जी ने भी जानकारी देती थी, मैंने भी जानकारी दी थी, मेरी जानकारी के लिए क्लेरिफिकेशन चाह रहा था। अब जब दोनों तरफ से क्लेरिफिकेशन हो गया तो आप मन में शंका मत रखो, कोई जबरदस्ती काटता है तो किसान उसको लिख के दे दे, उसका नहीं काटा जाएगा। किसान लिख के नहीं देता इसलिए काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 204 दिलीप सेकिया जी। अब इस पर बहुत लंबी डिबेट है, आप अलग से नोटिस दे देना, कभी व्यवस्था देंगे इस विषय पर। नंबर 204। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर विवरण रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, देश के आर्थिक विकास में सहकारिता क्षेत्र का जो एक इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन रहा है, इसका पता चला तब जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2021 में 6 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया गया और इस विभाग का जिम्मेदारी हमारे सबके प्रेरणा स्रोत माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को मिला। पिछले 3 सालों में देश के आर्थिक विकास में जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, काफ़ी मात्रा में देश भर में खोला गया है। मेरा सवाल है कि देश में आने वाला समय के लिए हर क्षेत्र को, कृषि से लेकर हर क्षेत्र को जोड़ने के लिए और कितना प्राथमिक समितियां राज्यों पर खोलने का योजना भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय का है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा तो सच है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो संकल्प रखा है उसके पूर्ति के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया और तब से माननीय देश के सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में इस सहकार क्षेत्र को अधिक ताकतवर बनाने के लिए, अधिक शक्तिशाली बनाने के बहुत सारे कुछ पहल यहाँ पे शुरू है। कुल 54 पहलें इस सहकारिता मंत्रालय ने बनाई है, जिससे अपने पैक्स के माध्यम से, जिन्होंने अभी यहाँ पे उल्लेख किया पैक्स का, तो पैक्स इसमें अधिक महत्वपूर्ण हमारा एक इसका हिस्सा है और उसके माध्यम से ग्रामीण जो जनता है उससे बहुत मात्रा में जुड़ी हो रही है। कई राज्यों तो ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, 50% से अधिक जनसंख्या सहकारिता से जुड़ी हुई है और इसीलिए अब तक पूरे देश में तकरीबन 1,05,000 पैक्स का गठन हुआ है और इनका काम अच्छी तरह से चलना चाहिए, सुलभता से चलना चाहिए। जिला बैंक हो या स्टेट बैंक हो, उनसे ये अच्छा उनका कोऑर्डिनेशन रहे, लोगों को, किसानों को और पैक्स को भी काम करने में आसानी हो। इसलिए अभी तक एक योजना हमने बनाई, पैक्स को कंप्यूटराइजेशन बनाने की एक योजना हमने बनाई और उससे अब तक कुल 30 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 67,930 पैक्स का कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। उसमें से केंद्र सरकार द्वारा हार्डवेयर खरीद हो, डिजिटाइजेशन हो, सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के कुल हेतु से अब तक 654 करोड़ रुपए के राशि जारी की गई है और नाबार्ड द्वारा राज्य शासन हो, नाबार्ड हो और केंद्र शासन, इसमें कंप्यूटराइजेशन का काम करने के लिए केंद्र शासन की ओर से यहाँ पे 60%
राशि दी जाती है 30% राज्य शासन करता है और 10% नाबार्ड की ओर से दी जाती है। अभी तक 18 जुलाई 2024 तक 568 पैक्स को ERP सॉफ्टवेयर पर कार्यान्वित किया जा चुका है। कुल 583 पैक्स स्वीकृत किए गए हैं और आगे जाके ये पैक्स को सशक्त बनाकर उसी के माध्यम से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करने का जो संकल्प है, इसी से माध्यम से मैं सदन को अवगत करना चाहता हूँ कि आगे जाके हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रदेश में ये इसका प्रस्ताव हमारा है। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। अभी मैं बता रहा हूँ, उस पर अभी दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। माननीय कई सदस्यों ने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में सदन को अवगत कराने के लिए आग्रह किया था। माननीय विदेश मंत्री जी इस पर आज सो मोटू 3:30 पर अपना बयान वक्तव्य सभा में देंगे। 3:30 पे अलग से नोटिस। ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र